कंटेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कक्षा 10 के अंतर्गत इतिहास में जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इटली का एकीकरण। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े फ्रांस की 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति और फिर वियना सम्मेलन हो चुका है। तो हमारा ये अगला पार्ट है, कई पार्ट हो चुका है। अभी उधर हो गया आपका वियना सम्मेलन, फ्रांस की 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति, ऐसे करके सीरीज चलते आ रहा है। तो इस पार्ट में हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ते हैं। तो इटली के बारे में जानेंगे और मेजनी के बारे में। तो चलते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन। 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली का राज्य कैसा था? इटली जो राज्यों में बटा हुआ था किस तरह का था? तो 19वीं सदी के प्रारंभ में इटली का राज्य कैसा था? 19वीं सदी का प्रारंभ मतलब हुआ कि 1801, 2, 3, 4 ऐसे करके जो हुआ 1800 के बाद, यानी कि 1800 के बाद 19वीं शताब्दी शुरू होता है 1801 से। तो प्रारंभ में इटली का जो राज्य था कैसा था? तो आंसर देखिए, इटली छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। यानी कि इटली जो है कि छोटे छोटे राज्यों में यानी विभक्त था और स्वतंत्र था, अलग अलग अपना अपना शासन करता था। यानी कि पूरे इटली पर एक शासन नहीं था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। इटली के बारे में याद रखना है। इटली क्या है? यूरोप का ही एक देश है। यूरोप का एक देश है, हम लोग मानचित्र में भी देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो क्वेश्चन अगला है, नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली के राज्यों को कितने गणराज्यों में गठित किया? तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना था, नेपोलियन के बारे में भी पिछले पार्ट में है, आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो उसमें नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में वो फ्रांस का सम्राट बना और उसके बाद वह फ्रांस में तो सुधार किया ही, साथ साथ आसपास के यूरोपीय देशों को भी अपने अधिकार में लेने लगा। तो इटली को भी अपने कब्जे में वह नेपोलियन ले लिया था। तो उन्होंने इटली को अपना गणराज्यों में बनाया, मतलब गठित किया था। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आंसर देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली के राज्यों को कितने गणराज्यों में गठित किया? तो इटली के गणराज्य देखिए, 3 गणराज्यों में इटली को 3 गणराज्य बना दिया था, यानी राज्यों का एक संघ बना दिया था। तो पहला है देखिए सिस्पाइन गणराज्य था एक, दूसरा लिगुलियन गणराज्य और तीसरा है ट्रांसपेडेन। यानी कि इटली जो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको 3 राज्यों का एक संघ बना दिया। यानी कि एक संघ में कई राज्य बना दिया, दूसरा संघ में भी कई राज्य शामिल कर दिया और तीसरा गणराज्य में भी कई राज्य शामिल कर दिया। तो 3 गणराज्यों में इसको गठित किया, सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। याद रखना है जब इटली पर नेपोलियन का कब्जा था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इटली में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? नागरिक आंदोलन यानी कि संवैधानिक सुधार के लिए वहाँ पर जो इटली में जो शासन था, पहले तो नेपोलियन का था, उसके बाद मेटरनिख का शासन शुरू हो गया। तो उसके बारे में तो पढ़ेंगे ही। तो यहाँ देखिए, ये इटली का मानचित्र है, इटली का मानचित्र और भी यूरोप का भी मानचित्र हम देखेंगे। ये इटली का मानचित्र है। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, इटली में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1820 ईस्वी से। 1820 ईस्वी से वहाँ पर सुधार की मांग होना शुरू हो गया, यानी वियना सम्मेलन हुआ 1815 में और ये मांग शुरू हुआ कब से? 1820 से। तो याद रखना है 1820 ईस्वी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, इटली में किस गुप्त क्रांतिकारी दल का गठन किया था राष्ट्रवादी ने?
तो कार्बोनारी, याद रखना है। जब वहाँ पर नागरिक आंदोलन शुरू हुआ तो एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम था कार्बोनारी। जोसेफ मेजनी का संबंध किस दल से था? जोसेफ मेजनी का संबंध किस दल से था? तो याद रखना है कार्बोनारी गुप्त क्रांतिकारी दल से। मेजनी का ही इमेज थोड़ा देख लेते हैं। देखिए नीचे ऊपर में था मेजनी का ही इमेज था दिया हुआ। देखिए ये है जोसेफ मेजनी और इसका इटली का एकीकरण में एक विशेष योगदान है इसका। इटली में लोगों में क्रांतिकारी आंदोलन जगाने वाला ये मेजनी था। देख लीजिए ये मेजनी का चित्र इमेज है और इस तरह से मेजनी ने एक लहर पैदा कर दिया। पूरा तो एकीकरण मेजनी नहीं कर पाया लेकिन एक इटली में लोगों में एक जोश भर दिया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं और फिर पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। तो जोसेफ मेजनी का संबंध किस दल से था? कार्बोनारी गुप्त क्रांतिकारी दल से, याद रखना है। अब क्वेश्चन आया मेजनी कौन था? मेजनी आखिर था कौन? मेजनी एक इम्पोर्टेंट पर्सन है तो उसके बारे में तो याद रखना है कि मेजनी कौन था। तो आंसर में है मेजनी साहित्यकार यानी कि साहित्य भी लिखता था और जनतांत्रिक विचारों के समर्थक यानी कि जनता का शासन चाहता था और एक योग्य सेनापति था। देखिए मेजनी का याद रखना है कि मेजनी साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था। तो याद रखना है मेजनी कौन था, ये याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण बहुत कम था? याद रखना है। तो यहाँ मेजनी में याद रखना है किसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम था? मेजनी में। मेजनी एक जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था लेकिन उसमें आदर्शवादी गुण अधिक था, व्यवहारिक गुण उसमें कम था, यानी व्यवहार में वो एक गुण उसमें नहीं था। याद रखना है ये मेजनी के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? याद रखना है मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया था मेजनी ने और 1831 ईस्वी में इटली में, और एक इटली में एक लहर उत्पन्न कर दिया, आंदोलन उत्पन्न कर दिया था। और ये इटली का इमेज भी देख रहे हैं आप, इसमें जो कि लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मोडेना, टस्कनी ये सारा है। तो इस तरह से मेजनी के बारे में हम लोग देखते जा रहे हैं। तो यंग इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? तो मेजनी ने 1831 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संस्था ने नवीन इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया? तो यहाँ देखिए यंग इटली नामक संस्था ने, यंग इटली नामक संस्था ने इटली को बदलने का प्रयास किया। नवीन इटली के निर्माण में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये याद रखना है। कौन? तो यंग इटली नामक संस्था का। और उसका संस्था का स्थापना किसने किया? मेजनी ने। कब किया? तो 1831 ईस्वी में। याद रखना है। क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़ते चलिए और इस तरह से याद होते जाएगा। और इसको जो है कि एक सारांश के रूप में समझ लीजिए तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? तो आंसर है मेजनी ने 1834 ईस्वी में। याद रखना है कि मेजनी ने 1834 ईस्वी में। तो मेजनी के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं कि मेजनी एक साहित्यकार तो था ही और वह जनतांत्रिक विचारों का समर्थक था, साथ साथ वह क्या थे? एक योग्य सेनापति थे। तो मेजनी क्या किया था कि गुप्त क्रांतिकारी जो संगठन था कार्बोनारी, उसमें शामिल हो करके और वह क्या करता था कि छापामार युद्धों द्वारा इटली के क्षेत्रों पर कब्जा करता था। और चूँकि इटली पर इसका ऑस्ट्रिया का अधिकार था, तो ऑस्ट्रिया के अधिकारों को से छुटकारा दिलाने के लिए और इटली के जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था उसको एक करने के लिए ऐसा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम पर बात करते हैं, फिर और भी सारांश भी हम लोग समझेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए
अगला क्वेश्चन है, मेजनी ने इटली के किस भाग को एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया? मेजनी ने इटली के किस भाग को एकीकृत कर गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया? तो आंसर याद रखना है, उत्तर और मध्य इटली को, दोनों में क्या किया कि दोनों को एकीकरण करके वहाँ पर गणतंत्र स्थापित करने का प्रयास किया मेजनी ने। मेजनी का एक विशेष योगदान रहा है, याद रखना है। देखिए मेजनी का इमेज अभी फिर आ गया और इसको याद रखना है, इमेज को देखते हुए दिमाग में रखना है। ये मेजनी है और मेजनी एक योग्य साहित्यकार, योग्य सेनापति और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मेजनी के आंदोलनों को किसने दबा दिया? मेजनी जो आंदोलन चला था इटली में, उसको किसने दबाया? आंसर में है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने, क्योंकि इटली पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था। इटली के बहुत सारे क्षेत्र ऑस्ट्रिया के अंदर था और छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और इस तरह से ऑस्ट्रिया उसका एकीकरण होने नहीं देता था। तो इस तरह से जो मेजनी आंदोलन कर रहा था तो उसको दबाया ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने। एक बार क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, मेजनी के आंदोलनों को किसने दबा दिया? तो आंसर है ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख। ऑस्ट्रिया एक देश है और उसके चांसलर थे मेटरनिख, उसी ने इसके आंदोलनों को दबा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजनी इटली से कब पलायन कर गया? जब आंदोलन जोर शोर पकड़ लिया और ऑस्ट्रिया कठोर रूप लेने लगा, तब क्या हुआ कि मेजनी को इटली से पलायन करना पड़ा। इसके लिए 1831 ईस्वी में वह क्या कर गया कि पलायन कर गया। तो याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि मेजनी पुनः इटली कब आया? तो याद रखना है कि 1848 ईस्वी में। 1848 ईस्वी में मेजनी फिर से इटली आ गया। 1831 ईस्वी में वह वहाँ से इटली से भाग गया और पुनः 1848 ईस्वी में वह फिर आया इटली। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी तक सार्डिनिया पिगमाउंट का शासक कौन था? 1848 ईस्वी तक जो है कि सार्डिनिया पिगमाउंट एक यहाँ इटली का एक राज्य था और वहाँ का शासक कौन था? तो देखते हैं। आंसर है चार्ल्स अल्बर्ट। 1848 में वहाँ का उस समय तक चार्ल्स अल्बर्ट वहाँ का शासक था, ये याद रखना है। और इस तरह से मेजनी आंदोलन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया और कई बार इटली से उसको पलायन करना पड़ा। 1848 में फिर आया और सार्डिनिया पिगमाउंट के जो शासक थे चार्ल्स अल्बर्ट, वो भी क्या हुआ कि फिर से हार गया था ऑस्ट्रिया से, जिसके कारण वो फिर से क्या हुआ कि मेजनी को वहाँ से पलायन करना पड़ा। तो इटली का एकीकरण मेजनी पूर्ण नहीं कर पाया, लेकिन इटली में एक जो आंदोलन था और एक जो जागरूकता था, नवीन इटली का निर्माण में जो उसका योगदान था, एक उल्लेखनीय है। तो अगर हम उसका सारांश का चर्चा करें तो जल्दी जल्दी सारांश के बारे में भी समझ लेते हैं कि याद रखना है। कहेगा क्वेश्चन रहेगा कि मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था और वह इटली का एकीकरण करना चाहता था, इटली में गणतंत्र स्थापित करना चाहता था। और मेजनी का संबंध एक गुप्त क्रांतिकारी दल कार्बोनारी से था और वह छापामार युद्धों के द्वारा इटली का एकीकरण करना चाहता था और वह छापामार युद्ध करके इटली के क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता था और बारी बारी से ऑस्ट्रिया उसको क्या करता था, आंदोलन को दबा देता था, जिसके कारण इटली से मेजनी को पलायन करना पड़ता था। तो ये याद रखना है। क्या यंग इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया, ये भी याद रखना है। यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन वो क्या किया, मेजनी ने किया, ये याद रखना है। और इटली से मेजनी कब पलायन किया? तो 1831 ईस्वी में, और 1831 ईस्वी में वह यूरोप के बाहर भी अपना आंदोलन किया
और इस तरह से लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया। और फिर वह 1848 में इटली आया, लेकिन फिर वह इटली का एकीकरण पूर्ण नहीं कर पाया। और उसके बाद इटली का एकीकरण काउंट कावूर, विक्टर इमैनुअल, गैरीबाल्डी आदि ने भी किया। तो मेजनी पूर्ण नहीं कर पाया, लेकिन इटली में जो राष्ट्रीय भावना जगाने का प्रयास वह उसका मेजनी का था। तो याद रखना है, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़िए और सबको मिला के एक सारांश के रूप में याद रखिए। एक बार में नहीं होता, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए और समझिए, नोट्स बना के रखिए। और इस तरह से इटली का एकीकरण में मेजनी का योगदान के बारे में आज हम लोग पढ़े। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इटली का एकीकरण के अंतर्गत ही काउंट कावूर के बारे में, विक्टर इमैनुअल के बारे में, फिर पढ़ेंगे गैरीबाल्डी के बारे में। इस तरह से इटली का एकीकरण होगा। फिर आगे चल करके जो है कि जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बार बार इसको पढ़ करके दिमाग में रखिए। और इस तरह से आप बोर्ड के एग्जाम में 100% नंबर ला सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब